Yes, chapter's name is Memories of Childhood, and this chapter is written by, you will say this chapter has two parts, and first part जो है आप लोगों का है, that is the cutting of my long hair, and second one is we are two human beings, right? Two parts of this are, and first जो है cutting of my long hair बच्चे, this is written by Jitkala Shah, ठीक है? and second जो है राइटर हमारी जो है वी आर टू ह्यूमन बींग्स, उसकी राइटर जो है वो बामा है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो बेटा, तो दिस यूनिट प्रेजेंट्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे चाइल्डहुड के कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस जो है राइटर्स शेयर कर रही हैं यहाँ पे, और वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। तो दिस यूनिट प्रेजेंट्स autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities। और यहाँ पर जो है ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो है ना, डेफिनेटली उनसे बिलोंग करती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि सेकंड वन इज द तमिल राइटर, तमिल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से है, तो तमिल दलित है वो, ठीक है? तो मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में थोड़ा सा जो है मतलब जो क्वांटिटी वाइज कम होते हैं, और डेफिनेटली लोग जो है ना खास तौर पे अपने आप को सुपीरियरिटी, ये सिर्फ मैन मेड होता है कि ये हम सुपीरियर कास्ट से बिलोंग करते हैं या ये मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये उन्होंने बोला है कि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती है, who look back on their childhood, जो अपने चाइल्डहुड को देखती हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, और मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है? द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। यहाँ पे फर्स्ट आपका जो अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट मीन्स यू मीन से कि फर्स्ट जो है आप लोगों को चैप्टर जो बताया गया है वो यहाँ पर अमेरिकन इंडियन वुमेन है, बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, जो कि लेट 19th सेंचुरी में बॉर्न हुई थी। एंड द सेकंड इज बाय अ कंटेम्परेरी तमिल दलित राइटर। कंटेम्परेरी मतलब उस टाइम में मतलब जब यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट व्हेन इट वाज रिटन, तो उसी टाइम में कंटेम्परेरी मतलब एट दैट टाइम पीरियड एक तमिल दलित राइटर हुई है, बामा। तो सेकंड जो आप लोगों को अकाउंट मींस चैप्टर इंट्रोडक्शन बताई गई है, वो सारा का सारा डिटेल बामा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि गर्ट्रूड समन्स born in 1876 was an extraordinary talented and educated नेटिव अमेरिकन वुमेन। यहाँ पर जो है गर्ट्रूड साइमंस बॉर्नन, ये 1876 बॉर्न है। अब हम आप ही कहोगे कि जटकला सा और बामा के बारे में पढ़ा है, तो ये इसके बारे में, साइमंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज आप लोगों को मैंने पीछे पीछे बताया कि पैन नेम्स होते हैं राइटर्स के, ठीक है ना? तो जिससे कि उनकी कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी ये हमें इतना ज्यादा नहीं पता चलता, तो इसलिए वो ऐसे नेम्स चूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन रही है, हु स्ट्रगल्ड एंड triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards a Native American culture and woman। इसने कहा कि ये नेटिव अमेरिकन वुमेन तो है ही है। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ्ड, इन्होंने स्ट्रगल किया, एंड ट्रायम्फ मतलब वो जीत भी गई, इन ए टाइम व्हेन सीवर प्रिजुडाइज प्रिवेल्ड टुवर्ड्स अ नेटिव अमेरिकन कल्चर। जब बहुत ज्यादा प्रिजुडाइज हो रहा था, प्रिजुडाइज, सीवर प्रिजुडाइज प्रिवेल्ड टुवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन कल्चर, नेटिव अमेरिकन कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा प्रिजुडाइज था, ठीक है ना? तो उस टाइम में यहाँ पर जो है ना आप ये कहेंगे कि वुमेन के लिए और दूसरों के लिए, एंड प्रिजुडाइज का मीनिंग क्या होता है? प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि हम अपने माइंड में किसी के लिए ऑलरेडी एक थिंकिंग सोच लेते हैं कि ये ऐसे हैं, लाइक दैट, मतलब ये अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट कास्ट के हैं, तो उसको प्रिजुडाइज बोलते हैं, ठीक है ना? तो उस टाइम में नेटिव अमेरिकन कल्चर के अंदर खास तौर पे जो है ना प्रिजुडाइज ज्यादा फेमस था। एंड इसने कहा खास तौर पे वुमेन, मतलब यहाँ पर नेटिव अमेरिकन कल्चर के लिए लोगों के माइंड में प्रिजुडाइज था, और वुमेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिजुडाइज था, मतलब इन दोनों को वो लोग लाइक नहीं करते थे, ठीक है? एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिटकलासा। यहाँ पर इसलिए उसने अपना नेम जो है, ये आपको बता रखा है, गर्ट्रूड साइमन बॉर्नन, इन्होंने अपना नेम क्या रखा, जिटकलासा। एंड इन 1900 बिगिन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्लिसाइल इंडियन स्कूल, मतलब यहाँ पे कार्लिसाइल इंडियन स्कूल के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा एंड हर लाइफ
as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो है ना उसका वर्क जो है वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे, इसका वर्क जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं डोगमा को। अब ये डोगमा क्या होता है? डोगमा का मीनिंग होता है रिलीजियस बिलीफ दैट पीपल हैज टू फॉलो। यहाँ पे एक रिलीजियस बिलीफ होता है जिसमें लोगों को फॉलो करना होता है, दिस इज द डोगमा। मीन्स religious belief that people have to people have to follow, जिसमें लोगों को ये बिलीफ फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक तो क्रिटिसाइज किया डोगमा को, सेकंड उन्होंने अपनी लाइफ एज नेटिव अमेरिकन वुमेन, कि वो नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, यानी कि वो बाहर से आकर अमेरिका में रह रही थी, ठीक है ना? और यहाँ पे नेटिव अमेरिकन वुमेन होने की वजह से मतलब उनको वहाँ पे इतना वेलकम नहीं किया जा रहा था, मार्जिनलाइज्ड माना जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया एंड वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एवल्स ऑफ ऑपरेशन। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी अगेंस्ट द एवल्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है कि जस्टिफाइड, मतलब जिसको बोलते हैं कि एवल्स, जिसको आप कहेंगे कि बुराइयाँ, और ऑपरेशन का मतलब होता है कि जस्टिफिकेशन ना होना, है ना? किसी के साथ आप इनजस्टिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन था उसकी, ऑपरेशन की एवल्स को भी इन्होंने यहाँ पे क्या किया? क्रिटिसाइज़ किया। और सेकंड जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ ऑफ बामा। और बामा जो है ये क्या है? पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलॉन्ग करती है। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स एंड ऑटोबायोग्राफी, कारुकू 1992 अ नोवेल। फिर उन्होंने कहा एक और उनका बुक है संगति 1994 में लिखा, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसुम्बु करन, ठीक है ना? 1996 में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे इनके मेन 3 वर्क्स रहे हैं। एक तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है करुक्कू 1992 में, सेकंड उन्होंने क्या लिखा है? नोवेल संगीति 1994 में लिखी है, और तीसरा है कि द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसुम्बुकरम, और वो क्या है 1996 में लिखा है इन्होंने। द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम कारुक्कू। कारुक्कू जो फर्स्ट वन है ऑटोबायोग्राफी उससे लिया गया है, एंड कारुक्कू मीन्स palmyra leaves, and which with their serrated edges serrated edges on both sides। serrated edges means जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा उसकी पाइन्स हैं, नुकीली जो है ना एजेस हैं उसकी दोनों साइड्स पर, एंड आर लाइक डबल एज स्वॉर्ड्स। और ये किसकी तरह है? ऐसा लगता है कि जैसे डबल एज स्वॉर्ड है, तलवार है छोटी छोटी, इतनी तीखी जो है इसकी एजेस होती हैं, किसकी? लीफ की। एंड बाय अ fallacious pun, the Tamil word karuku containing the word karu, embryo or seed। karu का मतलब क्या होता है? embryo, या हम इसको बोलते हैं seed, and also means freshness and newness। अब एक तो जिसको बोलते हैं ना, मतलब एक वर्ड के टू मीनिंग्स होते हैं, तो वो पन एक तरह से लगा लो। तो एक तो इसने कहा कि एक तो मीनिंग क्या है इसका यहाँ पे, ये एक ऐसी लीफ जिसपे कि दोनों ओर क्या है? सेरेटेड एजेस है, जिसके दोनों ओर पाइन्स है। और दूसरा कारू का मीनिंग क्या है? एम्ब्रियो और सीड्स। तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या यूज किया है? पन यूज किया है। और पन आप लोगों को पता है लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, इसमें एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों का इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट चैप्टर आपका है, फर्स्ट पार्ट इसका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिट कलासा। अब यहाँ पे कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, आपको नेम से ही लग रहा है कि इसके लॉन्ग हेयर कट रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा स्कूल का जो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है ना? तो द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन। यहाँ पर जो लैंड ऑफ एप्पल्स उन्होंने वर्ड यूज किया है, कहते हैं मेरा यहाँ पे फर्स्ट डे जो था बहुत ही बिटर कोल्ड वन था। बिटर कोल्ड वन मतलब बिटर बहुत गंदा। मैंने आपको बोला बिटर कुछ मतलब ऐसी मतलब मेमोरीज होती है जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। और कोल्ड वन था। और द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, पूरा का पूरा स्नो जो है वो अभी भी ग्राउंड पर था, एंड द ट्रीज वर बेयर, ट्रीज बिल्कुल बेयर थे, लीव्स ही नहीं थी वहां पे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, एक लार्ज बेल बजी ब्रेकफास्ट के लिए। बी केयरफुल, ये बेल्स के बारे में पूछा जाता है कि बेल्स कितनी बजी हैं, तो मैं पहले अलर्ट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनना है इसको बेल्स के बारे में। एक लार्ज बेल बजी जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए वो बेल था, एंड इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्ट्री ओवरहेड। इसने कहा कि इसका लाउड मेटेलिक वॉइस जो था
क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री ओवरहेड। बेल्फ्री आप ये किसको बोलते हैं? बेल्फ्री हम बोलते हैं कि जहाँ पर ये बोल सकते हो आपकी बेल्स वगैरह बहुत ज़ोर से एक पूरा एक एरिया होता है, तो वहाँ से ओवरहेड पूरे ऊपर से होते हुए जो है ये वॉइस जो है जा रही थी एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स एंड द अननोइंग क्लैटर ऑफ शूज़। क्लैटर ऑफ शूज़, क्लैटर ऑफ शूज़ का मतलब क्या होता है? क्लैटर का मतलब आप लोगों को पता है कि जब चलते हैं तो जो साउंड्स क्रिएट होती हैं, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा अननोइंग थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे स्टूडेंट चल रहे थे वहाँ पे तो शूज़ के चलने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। ऑन बेयर फ्लोर्स गिव अस नो पीस। और वो बेयर फ्लोर्स पर मतलब कोई कारपेट्स नहीं बिछे हुए थे वहाँ पे और उस वज़ह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रहा था, बिल्कुल भी पीसफुल फील नहीं हो रहा था। द कांस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. She was saying कि the constant clash of harsh noises, harsh noises जो harsh मतलब क्या होता है not soft है ना, opposite का होता है, इसको बोल सकते हैं आप soft। तो हार्श नॉइसेस जो थे वो कांस्टेंट उनका क्लैश मतलब आपस में टकराने की आवाजें आ रही थी विद एन अंडरकरंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मतलब लैंग्वेज टंग मतलब यहाँ पे लैंग्वेज लोग जो है ना क्या कर रहे थे वहां पर जो भी थे अवेलेबल तो वो सब अननोन लैंग्वेज बोल रहे थे एंड मर्मरिंग मतलब इनऑडिबल वॉइस में बोले जा रहे थे मेड अ बैड लैम होता है कंफ्यूजन और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था विद इन विच आई वाज सिक्योरली टाइड and though my spirit tore itself into struggling for its lost freedom, मेरी स्पिरिट वो डिवाइड हो गई थी स्ट्रगलिंग वो स्ट्रगल कर रही थी किस चीज के लिए कि मेरी जो लॉस्ट फ्रीडम है ना वो मुझे अचीव हो जाए एंड ऑल वाज यूजलेस लेकिन सब कुछ यूजलेस था मैं जितना मर्जी कोशिश कर रही थी कि मैं फ्री हो जाऊं मैं सिक्योरली टाइट थी वहां पर मैं फ्री हो जाऊं बट वो नहीं हो पा रही थी एंड a pale faced woman with white hair came up after us एक पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस वो हमारे पीछे जहाँ पे वो खड़ी है वो कहती है वो हमारे पीछे आई एंड वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स और हमें कहाँ रखा गया था इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स की अलग लाइन है बॉयज की अलग लाइन है हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम ये गर्ल्स जो है वो कहाँ जा रही हैं डाइनिंग रूम की ओर एंड दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस स्टिफ शूज में स्टिफ बहुत हार्ड एंड क्लिंगिंग क्लोजली जिसको बोलते हैं ना क्लोजली क्लिंगिंग जिसको बोलते हैं बॉडी हगिंग मतलब टाइट फिटेड क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए थे द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स इन शिंगल्ड हेयर जो स्मॉल गर्ल्स थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रॉन्स पहने हुए थे शिंगल्ड हेयर पहने मतलब शिंगल्ड हेयर शिंगल्ड होते हैं शॉर्ट उनके हेयर काफी शॉर्ट थे ठीक है ना छोटे छोटे बाल थे एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स मोकेजन्स होते हैं सॉफ्ट शूज तो वो कह रही है कि मैं किस में चल रही थी नॉइसलेसली अपने सॉफ्ट मोकेशंस में चल रही थी तो आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर मुझे लग रहा था कि मैं फ्लोर में सिंकिंग धसती जा रही हूँ मैं फ्लोर में ही दबी जा रही हूँ फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स क्यों क्योंकि मेरा ब्लैंकेट जो है मेरे शोल्डर से स्ट्रिप्ड ऑफ वो थोड़ा सा हट गया था तो यानी कि थोड़ा सा ब्लैंकेट हटने हटने की वजह से राइटर क्या फील कर रही है शी वॉज फीलिंग वेरी शेमफुल एंड आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स कहती है मैंने बहुत गुस्से से देखा उन इंडियन गर्ल्स को हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई कहती जो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही थी किसके लिए दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई मेरे से भी ज्यादा इमोडेस्ट ड्रेस्ड में वो थी मतलब ड्रेसेस जो होती है ना मॉडेस्ट ड्रेसेस जो अच्छी लगती हैं कहते हैं कि वो सेंसिबल ड्रेस नहीं पहना हुआ था उसने वो बहुत ही इमोडेस्ट ड्रेस पहना हुआ था इसलिए वो राइटर कहती है कि मुझे उन गर्ल्स को देखकर गुस्सा आ रहा था एंड इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ और उनके टाइटली फिटिंग क्लोथ जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो बिल्कुल क्लोजली क्लिंगिंग क्लोथ पहने हुए थे तो उसको देखकर भी राइटर गुस्से में आ रही थी when or while we marched the boys entered at an opposite door मैंने अभी आप लोगों को बोला कि बॉयज की मतलब जो है वहां पे क्यों अलग है गर्ल्स की अलग है तो यहाँ पे वो कह रही है कि यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अपोजिट साइड से यहाँ पर बॉयज जो है एंटर कर रहे थे एंड आई वॉच फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स कहते मैंने किनको देखा थ्री यंग ब्रेव बॉयज को देखा हु केम इन अवर पार्टी जो कि हमारी पार्टी में आए थे मतलब पहले कभी इनकी पार्टी हुई होगी तो उसमें पार्टी में ये लोग तीन बॉयज जो है वहां पे थे और वो यहाँ पे भी उसको दिखे आई स्पाइड स्पाई का मतलब होता है चोरी से देखना है ना तो कहती है मैंने उनको देख लिया था इन द रियर रैंक्स मतलब जैसे वो आ रहे थे जिस पोजीशन में वो वहां पे पीछे से आ रहे थे लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट
वो भी वैसे ही अनकंफर्टेबल दिख रहे थे जैसे कि मैं थी। अ स्मॉल बेल वाज़ टैप्ड। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि पहले ब्रेकफास्ट के लिए बेल हुआ, अब एक स्मॉल बेल हुआ एंड ईच ऑफ द pupils ड्रू अ चेयर। हर पर्सन ने, pupils होते स्टूडेंट्स, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक चेयर को मतलब ड्रू, निकाला फ्रॉम अंडर द टेबल। कहाँ से? टेबल के नीचे से। सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, जैसे कि ये एक्ट मतलब जो बेल था और ये टेबल के नीचे से उन्होंने जो चेयर निकाला, इसका मतलब क्या था कि उनको बैठना था। ऐसा इसने सपोज किया कि उनको बैठना था। I pulled out mine means मैंने अपनी चेयर निकाली and at once slipped into it from one side, और मैं एकदम एक इसके एक साइड पे मैं slipped into मतलब मैं इसमें बैठ गई। But when I turned my head, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हेड टर्न किया, I saw that I was the only one seated। तो कहती है मैंने देखा कि मैं ही एक अकेली ऐसी थी जो बैठी थी। मीन्स जो इसने assume किया that was wrong, मतलब वो बेल बैठने के लिए नहीं हुआ था, राइट? एंड ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग। रीजन, जितने भी रेस्ट मतलब जितने भी लोग थे वो वहां पे, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब कहाँ खड़े थे? रेस्ट ऑफ अवर टेबल, ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, वो खड़े थे। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, राइज मीन्स उठना शुरू हुई, जैसे ही वो पहले बैठ चुकी है गलती से, जैसे इसने उठना शुरू किया, लुकिंग शाइलिली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड। शाइलिली, शर्माते हुए, देखते हुए कि किस तरह से चेयर्स को यूज किया जाता है। देन इमीडिएटली क्या हुआ? सेकंड बेल वाज साउंडेड एंड ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सभी एकदम बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मुझे वापस अपनी चेयर पर क्रॉल बैक, मुझे फिर वापस सीक्रेटली साइलेंटली बैठना पड़ा। एंड आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और इसने क्या कहा कि मुझे फिर हॉल के एंड से एक मैन का वॉइस सुनाई दिया। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा, टू सी हिम, उसे देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सभी ने क्या कर रखा था? अपने हेड्स को हंग कर रखा था ओवर देयर प्लेट्स, उनकी प्लेट्स पर। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ द टेबल्स, अब इतनी टेबल्स लगी हुई तो इसलिए यहाँ पे चेन, लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स लगा हुआ है, पूरा लॉन्ग, बहुत बड़ा उनका डाइनिंग हॉल है, स्टूडेंट्स हैं। एंड यू कैन इमेजिन द सीन ऑफ अ मेस और कैफेटेरिया जैसे स्कूल्स में होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसने कहा कि एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी। तो कहती कि मैंने एक वुमेन, जो पेल फेस्ड वुमेन थी, मैंने देखा कि वो मेरी ओर देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आईज, कहती इमीडिएटली मैंने अपनी आंखें झुका ली। वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड, वंडरिंग, थिंकिंग कि मुझे इतना कीनली, इतना डीपली क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा था बाय द स्ट्रेंज वुमेन। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, सीज्ड होते बच्चे स्टॉप्ड। मैंने अपनी जो मटरिंग थी, अपनी जो एडवाइस या जो भी उसको बोलना था वो बोल चुका था। एंड देन अ थर्ड बेल टैप्ड, और फिर थर्ड बेल जो है वो टैप हुई। एंड एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ, और हर किसी ने क्या किया? अपनी अपनी नाइफ एंड फॉक्स उठाए एंड बिगिन ईटिंग। एंड आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, और राइटर कहती मैंने तो इसके बदले में ये मैं फॉक्स या नाइफ उठाऊं, मैंने क्या किया? आई स्टार्टेड टू क्राई, मैंने रोना शुरू कर दिया। एंड फॉर बाय दिस टाइम आई वाज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। और अब इसने कहा कि क्यों क्यों रोना शुरू कर दिया? फॉर बाय दिस टाइम आई वाज अफ्रेड, क्योंकि मुझे डर लग रहा था किसी इसका, टू वेंचर एनीथिंग मोर, कि मैं कुछ नया करूं या कुछ डिफरेंट करूं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। वो कह रही है कि ये ईटिंग बाय फॉर्मूला जो था ना, तो ये एक हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द ईटिंग बाय फॉर्मूला, तो आप लोगों ने ये 3 बेल्स वाला सिस्टम बताना है, और फर्स्ट बेल जो ब्रेकफास्ट के लिए हुआ था, एंड यू विल डिस्क्राइब ऑल दीज। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ईटिंग बाय फॉर्मूला, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? तो बाय दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेट इन द मॉर्निंग, कहते बाद में और क्या हुआ? यही नहीं था, और क्या हुआ? कहते मॉर्निंग में, बाद में, माय फ्रेंड जुडैविन गेव मी अ टर्बल वार्निंग, उसने मुझे एक बहुत ही हॉरिबल वार्निंग दिया। जुडैविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, उसको कुछ इंग्लिश वर्ड्स मतलब उसको पता थे। शी नोज हाउ टू स्पीक, और शी नोज कि इंग्लिश वर्ड्स क्या होते हैं। एंड शी हैड ओवरहर्ड, उसने सुना था, द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर, कि वो पेल फेस वुमेन जो है ना, वो हमारे लॉन्ग और हैवी हेयर को कट करने वाली थी।
आवर मदर्स हैड टॉट अस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पर जो शिंगल्ड हेयर है, बार-बार वर्ड आएगा आप लोगों का शिंगल्ड, ठीक है ना? दिस इज़ द न्यू वर्ड फॉर यू एंड डेफिनिटली यू हैव टू मीन्स केप्ट इन माइंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिंगल्ड? शिंगल मीन्स शॉर्ट। तो यहाँ पे उसकी मदर जो है उसने कहा कि हमें सिखाया था कि ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हू वर कैप्चर्ड, जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, यानी कि जो लोग मतलब आर्मी में होते हैं और अनस्किल्ड होते हैं, तो डेफिनेटली वो हार जाते हैं, पकड़े जाते हैं, हू वर कैप्चर्ड एंड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी। तो एनिमी उनके क्या कर देती है, हेयर शिंगल कर देती है, नंबर वन। और दूसरा उसकी मदर ने क्या बताया, अमंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वाज worn by mourners and jingled hair by cowards, तीसरा, ठीक है ना? तो सेकंड कौन सिंगल हेयर रखता है, मॉर्नर्स। मॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, तो उसमें जैसे कुछ हमारे यहाँ जैसे ट्रेंड है कि अगर सपोज फादर की डेथ हो जाती है ना, तो उसमें जो सन होते हैं या जो भी आप लगा लीजिए समटाइम्स अंकल या दादाजी, तो उसमें क्या होता है कि उनकी फैमिली में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो शॉर्ट हेयर रखते हैं। तो वो क्या है, दुख प्रकट करने के लिए, वो पता चल जाता है कि उनकी फैमिली में किसी का डेथ हुआ है, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, राइट? तो उसने कहा कि हियर वाज worn बाय मॉर्नर्स, तो मदर ने क्या बताया था कि जो सिंगल लेयर है, तो उनको कौन रखता है, मॉर्नर्स रखते हैं। मॉर्नर्स मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना? एंड सिंगल हेयर बाय कावर्ड्स, और सिंगल हेयर कौन रखता है, कावर्ड्स, जो डरपोक लोग होते हैं, जो नॉट करेजियस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? एंड वी डिस्कस्ड अबाउट फेट सम मोमेंट्स, वी वी मीन्स हियर जुडैविन एंड द राइटर, दोनों ने अपनी डेस्टिनी फेट के बारे में कुछ मोमेंट्स के लिए क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है ना? एंड देन उसने क्या कहा बेटा, उसने आगे इसने बोला कि देन when Judavin said we have to submit means हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्या एक्सेप्ट करना होगा, कि वट दे वांट, जो वो चाहते हैं वी हैव टू डू, ठीक है ना? तो वी हैव टू सबमिट। तो उसने क्या कहा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड आई रिबेल्ड, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, बट आई रिबेल्ड, रिबेल्ड होते हैं बच्चे अपोज करना, लेकिन राइटर कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने इसको अपोज किया, मीन्स नो, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आई विल फाइट फॉर